ओके सो हेलो एंड वेलकम। और आज हम एच सी वर्मा क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बुक है और उसका चैप्टर वन का प्रॉब्लम 25 देखेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए चूज़ किया है कि थोड़ा सा कैलकुलस का एक अच्छा एप्लीकेशन मुझे इसमें दिखा। और शुरू के प्रॉब्लम्स रिलेटिवली आसान हैं। इससे पहले के भी प्रॉब्लम्स अच्छे हैं बट मैंने रैंडमली वाला प्रॉब्लम चूज़ किया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है और रेडियस जो है उसकी आर है। और जो कैपिटल लेंथ जो है वो बेसिकली आई गेस समथिंग इज रॉन्ग हियर। यहाँ पे एल इज गोस टू टू आर है। तो लेट मी करेक्ट इट। टू आर लेंथ इज सॉरी लेंथ एल है जो कि डायमीटर के बराबर है। ओके। तो हमें बेसिकली और वो सिलेंडर हाफ काटा हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्लेन जो बनेगा उसके सेंटर पे चाहिए। तो डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो लेट अस से हमारे पास ये वो प्लेन है जिससे काटा गया है सिलेंडर को। ये प्लेन साइड है और इसके पीछे ये सिलेंडर है। मेरी ड्राइंग कोई बहुत खास नहीं है तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के साथ। ओके। और ये सेंटर है। यहाँ पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सिस बना सकते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड एक्सिस। और पूरे इस रीजन में जो सिलिंड्रिकल रीजन है उसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलम लॉ हमें पता है। कूलम लॉ से हम निकाल सकते हैं सारा कुछ। लेकिन अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन कितना आसान या मुश्किल होगा वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री वैसी है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे जो कि होते हैं हमारे पास आर, फाई और जेड। आई होप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हों। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके उन्हें पढ़िए और फिर ये वीडियो देखिए। ओके। तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम कोई इन जनरल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इन जनरल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो हम क्या लिखते हैं, रो ऑफ आर प्राइम वेक्टर डी क्यूब आर प्राइम, ओके, अपॉन मॉड आर माइनस आर प्राइम का होल क्यूब एंड आर। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी आर वेक्टर पे देख रहे हैं तो इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। करेक्ट है। अब इसमें इस फॉर्मूले में मतलब ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इसी चीज़ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आर जो वेक्टर है, यानी कि ऐसे बोले कि हमारे पास जो आर है वो ओरिजिन ही है। सिंपल रखने के लिए मैंने ये किया है। तो आर वेक्टर जो है वो हमारा ओरिजिन पे ही है। ओके। तो यहाँ पे हर जगह पे आर वेक्टर ओरिजिन हो जाएगा और आर प्राइम पे ही हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर करें, ठीक है, ये कहीं सिलेंडर के अंदर ये एलिमेंट्री वॉल्यूम है जो कि डी क्यूब आर प्राइम दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वो लाइन ज्वाइन करेगा और इस एलिमेंट्री वॉल्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। लेट मी इरेज इट। वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। ये जो लाइन है ये सेम लाइन है। ओके। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इस वॉल्यूम की वजह से। अब टोटल हमें इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है जो कि सिलेंडर का आधा वॉल्यूम है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जनरली हम एक टेक्निक अपनाते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर ले परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स में। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सरफेस एंड पैरेलल टू दिस प्लेन सरफेस। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई परपेंडिकुलर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम लिखें डी ई परपेंडिकुलर, यानी डी ई क्यों? क्योंकि इस छोटे वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, तो हम उसको लिख सकते हैं ई जो कि मॉडुलस इस फील्ड का। ओके। मॉड ऑफ डी ई
इंटू, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे निकल जाएगा, ये होगा ई पैरेलल और ये वाला होगा ई परपेंडिकुलर, तो होगा मॉड डी ई साइन थीटा। इस तरीके से डी ई पैरेलल क्या होगा, मॉड डी ई कॉस थीटा। तो हमें बेसिकली ये दो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं ओरिजिन पे, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आर प्राइम है, थोड़ी देर के लिए इसको आर प्राइम कह दें, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको आर कह दें, ये वाला जो डिस्टेंस है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है जेड। ओके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के नोटेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम मॉड डी ई लिख लेते हैं। मॉड डी ई क्या होगा, तो मॉड डी ई होगा, देखिए के जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, और रो यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, इनटू एलिमेंटल वॉल्यूम, अभी थोड़ी देर के लिए उसको डी वी लिख देते हैं, छोटा स्मॉल डी वी अपॉन, और क्या होगा आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, देखिए आर स्क्वायर मतलब आर प्राइम स्क्वायर। ओके, तो लिख लेता हूँ मैं आर प्राइम स्क्वायर, ये है होगा मॉड डी वी। ओके, तो यहाँ से मॉड डीवी को हम फर्दर लिख सकते हैं, के रो बाहर निकाल सकते हैं, डीवी को अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो आर डी फाई डी जेड अपॉन आर प्राइम स्क्वायर। सो आर प्राइम स्क्वायर अगर आप डायग्राम से देखें ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं आर प्राइम स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया मॉड डी। बट हमें चाहिए परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले तो ई पैरेलल देख लें। तो ई पैरेलल वुड बी मॉड डी एंड कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारी पूरी वॉल्यूम पे, तभी मिल जाएगा, तभी मिल पाएगा टोटल। तो यहाँ से देखें मॉड डी कॉस थीटा इंटीग्रेट करने में क्या होगा, के रो इंटू आर डी फाई डी जेड, और कॉस थीटा अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें तो कॉस थीटा होगा जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, तो ये होगा इंटू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये इसकी पावर 3/2 आ जाएगा, पावर 3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए z जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो सिंस हमने इसको सेंटर माना हुआ है और ये टोटल लेंथ l है, तो z वुड बी फ्रॉम -l/2 टू l/2। अब यहाँ पर ये इंटीग्रल बहुत ट्रिवियल है, अगर आप इसमें, क्योंकि r और z दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो हम इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। तो r वाले इंटीग्रल को अलग लिख के यहाँ पे लिख जाएगा आर डी आर, डी फाई इंटीग्रेट 2 पाई हो जाएगा, डी फाई डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस l/2 टू l/2। ये वाला इंटीग्रल आप देखिए डायरेक्टली जीरो लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है z में, ऑड फंक्शन इन z, और क्योंकि लिमिट -l/2 टू l/2 है, यानी कि -a टू a सम लिमिट है, तो डायरेक्टली इंटीग्रल जीरो हो गया। तो यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि ई पैरेलल जीरो है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, आइए देखते हैं। ई पैरेलल का मतलब ये है कि कोई भी पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट नहीं बचेगा। लॉजिकल क्यों है ये चीज़, क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे चलिए नीचे जा रहा है, जब आप नीचे का को पॉइंट चूज करेंगे और जब वहाँ से ऐसा लेंगे तो यही ऊपर जाएगा, तो ये नीचे ऊपर का हो गया। इसी तरीके से अगर आप इधर लेंगे या कोई पॉइंट इधर लेंगे तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, अल्टीमेटली फिर ये वाले पॉइंट की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ओवरऑल ये सारे पैरेलल कंपोनेंट्स, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है उस वजह से, ये सिमेट्री की वजह से सारे पैरेलल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। लेकिन सिमेट्री की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले बिना कैलकुलेट किए आप खुद से देखें और अपने आप को विश्वास दिलाएं कि, विश्वास दिलाएं नहीं, तो अपने आप से देखें एक बार कि क्या वो जीरो है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो इसका नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ सिलेंडर है इस वजह से। तो अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे जब हम काम करेंगे तो अल्टीमेटली यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, डी ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मॉड डी ई साइन थीटा। सो डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ मॉड डी ई साइन थीटा
ओके, आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगेन डी हमने लिखा हुआ है के रो आर डी फाई डी जेड, सो के रो बाहर आ जाएगा, के रो आर डी फाई डी जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा यहाँ से निकलेगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, तो एक आर ऊपर आएगा और ये रूट में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ओके, अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आर में एक इवन फंक्शन बन रहा है, ऑड फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रल जीरो नहीं होगा मैथमेटिकली, और ना ही जेड में ही इंटीग्रल जीरो होगा, क्योंकि जेड में भी इवन फंक्शन बन रहा है। तो ये जेड में भी इवन फंक्शन है और आर में भी इवन फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो नहीं होने वाला, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ई परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले z पे इंटीग्रल निकाल सकते हैं। डी फाई अगेन इंटीग्रेट होके ये वाला इंटीग्रेशन तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई फाई का डिपेंडेंस नहीं है, तो ये सीधे 2 पाई इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 2 पाई की रो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है, और डी जेड का इंटीग्रल अलग से, डी जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अगेन लिमिट जो है वो -L/2 से L है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L/2 R है, यहाँ से L/2 आप R है, तो एक्चुअली वो लिमिट जो है सीधे -R to R भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे स्मॉल r पे क्या लिमिट रहेगी, तो स्मॉल r की लिमिट देखिए, क्योंकि स्मॉल r जो है वो कैलकुलेट रेडियली हो रहा है, तो इस वजह से ये लिमिट जाएगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ओके, यहाँ की लिमिट होगी 0 टू कैपिटल R। तो ये फाइनल आंसर है, यहाँ से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं एक बार। ई परपेंडिकुलर इज 2 पाई के रो, तो आर में इंटीग्रेशन हम पहले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आर डिपेंडेंस ऑलरेडी है, तो पहले हम जेड पे इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन बचेगा फिर आर पे ले जाएंगे उसको। तो यहाँ पे क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो एक टू बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक टू आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जेड स्क्वायर टू आर टेन थीटा, थीटा कोई थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा ऊपर एक ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल है, तो अल्फा लिख देते हैं, आर टेन अल्फा। इसका मतलब डी जेड शुड बी इक्वल टू आर सेक्स स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ओके, और सॉरी, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू 4 पाई के रो इंटू आर स्क्वायर डी आर, ये इंटीग्रल है, और साथ में ये वाला जो इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अब वैल्यू हम डाल सकते हैं। एक्चुअली जेड जीरो पे टेन इनवर्स अल्फा जीरो ही रहेगा, लेकिन जब जेड इक्वल्स टू हमारे पास आर होगा, तो उस केस में ये टेन इनवर्स समथिंग आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डी जेड क्या होगा, डी जेड होगा आर सेक्स स्क्वायर एल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखिए जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे ये बचेगा, जेड को जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बचेगा आर क्यूब नीचे और सेक क्यूब अल्फा, और एक ऊपर सेक स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक अल्फा बचेगा। सेक क्यूब अल्फा नीचे आएगा, के काट देगा, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा ऊपर, तो ऊपर सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा, फाइनली कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन करना है और वो कॉस अल्फा आपका बच जाएगा। यहाँ से ये आर स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं, तो इस टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दे ब्रैकेट में, यहाँ है डी आर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू टेन इनवर्स आर बाई स्मॉल आर, और कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होगा, तो ये इंटीग्रल वाला साइन हटा के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हटा ही दें, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा होगा साइन अल्फा, और लिमिट डालनी है 0 टू टेन इनवर्स आर बाई आर। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं
ये ब्रैकेट बना रहने दीजिए, ये डी आर है। साइन अल्फा ऑफ tan इनवर्स आर बाई आर क्या होगा, तो एक छोटा ट्रायंगल बना के हम देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से। ये अल्फा अगर हम मान लें तो tan आर अपॉन आर अगर है तो इसका साइन अल्फा होगा बेसिकली कैपिटल आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो जो कि हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 1/2। ओके, तो ये हमारे पास आएगा और फाइनली लिमिट जो है हमारे पास है फ्रॉम ज़ीरो टू आर, कैपिटल आर। ये फाइनल इंटीग्रल है जो हमें सॉल्व करना है। तो ये आर भी बाहर निकाल सकते हैं आप, आर ब्रैकेट फ्रॉम ज़ीरो टू आर कैपिटल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे फिर एक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, आर इक्वल्स टू लेटेस्ट से आर, अगेन वही सब्स्टिट्यूशन tan अल्फा। ओके, और डी आर इज इक्वल्स टू अगेन आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो ये इंटीग्रल बनेगा आर ब्रैकेट और अगेन सब्स्टिट्यूट करें तो ज़ीरो, और जब कैपिटल आर पड़ेगा तो ये बन जाएगा π/4 और ये बन जाएगा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन, और यहाँ पे ये देखिए ये सिर्फ यहाँ पे आर कैपिटल आर एक बाहर आएगा और सेक अल्फा बाहर आएगा, तो कैपिटल आर बाहर आएगा और सेक अल्फा बाहर आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सेक अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन्स इज आर। अब ये ब्रैकेट वाला टर्म लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर को अप्रोच कर रहे हैं। 4π k आर इंटू 4π k इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 सेक अल्फा डी अल्फा। तो सेक अल्फा का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड सेक अल्फा प्लस tan अल्फा। ओके, फ्रॉम 0 to π/4। तो अगर हम π/4 इसमें डालेंगे, अगेन k जो है वो 1/4π/0 है, तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो आर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे अगर आप डालें सेक π/4 वुड बी √2 क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है और tan π/4 वुड बी 1 और माइनस log 1 वुड बी 0। सो ये आ जाएगा आंसर log ऑफ 1 प्लस √2 r rho by epsilon naught 1 plus √2। So this would be my E perpendicular. So finally what is the answer? Answer would be, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट दोनों निकाले हैं, तो अगर हमारे पास जो लॉजिकल जो चीज़ है वो यही है कि ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ई पैरेलल 0 है तो मॉड ई इज जस्ट इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट सर्वाइव ही नहीं किया, तो ई परपेंडिकुलर। सो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी आर रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू लॉग 1 प्लस √2। सो ये फाइनल आंसर है। अगर आप आंसर चेक करेंगे बुक में तो नीचे एक पाई का फैक्टर एडिशनल आ रहा है, जो कि मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक, और मे बी शायद मेरे सोल्यूशन में अगर एरर है तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।